हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। प्लीज इस चैनल को जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। माई सेल्फ शशांक। यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स। देखो, ये सेट्स हमारी 11th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। पहला है तो थोड़ा बहुत सीखने को भी कुछ ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी हमें नई चीजें सीखने को मिलेंगी सेट्स में। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि सेट्स होता क्या है। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि सेट्स क्या होता है। एक यूनिक टाइप की चीजों का कलेक्शन होता है। यूनिक टाइप का मतलब ये है कलेक्शन। देखो, कलेक्शन क्या होता है, जैसे कोई एक डस्टबिन है, डस्टबिन में सारे गार्बेज भरे हुए हैं। बहुत सारी चीजें हम डस्टबिन में जो कुछ भी होता है सब डाल देते हैं, वो क्या है, कलेक्शन हो गया। जैसे हमारी कबाड़ है, कबाड़ में सब कुछ भरा हुआ है, कपड़े भी, किताबें भी। मतलब स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट की कबाड़ में किताबें भी, पेन भी, पेंसिल भी, तो वो क्या होता है, कलेक्शन हो गया। लेकिन जब मैं बात करूंगा सेट की, सेट का मतलब ये है कि जैसे तुमने एक अपना लैपटॉप में एक फोल्डर बनाया जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स की फाइल्स हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, सेट ऑफ मैथमेटिक्स फाइल। ओके, तो सेट क्या होता है, एक यूनिट टाइप का कलेक्शन होता है। तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम सेट क्या होता है। तो क्या होता है कि हम इन सब चीजों को, जैसे हम कोई सेट बना रहे हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होना चाहिए। तो तरीका समझने के लिए हम इस सेट्स को पढ़ते हैं। तो समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कलेक्शन एंड सेट। कलेक्शन मतलब ये है कि सारा कलेक्शन हो गया, कुछ भी हो सब चलेगा। लेकिन जब सेट की बात हो गई, एक यूनिक टाइप का कलेक्शन। ओके, तो यहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं सेट्स। सेट्स पहले से लिखा हुआ है तो कोई लिखने की जरूरत है नहीं है। सेट्स, तो मैंने तुमसे क्या बताया कि यूनिक टाइप का कलेक्शन होता है, तो वो क्या कहलाता है, सेट्स। तो अब आगे चलते हैं, तब इनको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होगा। होगा कि नहीं होगा। तो अब इसमें यूनिट टाइप के जो तरीके होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म, दूसरी क्या होती है, सेट बिल्डर। मैथमेटिक्स में थ्योरी नहीं आती है, तो थ्योरी पर नहीं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया करो समझने के लिए, क्योंकि पेपर में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स में, थ्योरी कहीं पे भी नहीं आती। तो कलेक्शन का मतलब ये कि सारा डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, सारा का कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन हो गया। सेट क्या होता है, यूनिक टाइप का कलेक्शन। यूनिक टाइप का मतलब एक टाइप का पैटर्न होता है। अब उनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म, दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम सबसे पहले इस चीज को, है तो ये दो तरीके रिप्रेजेंट करने के, क्या है, दो तरीके हैं, तो हमें दोनों सीखना जरूरी है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि अगर हमें इसमें बात चलते हैं, समझने की जरूरत है। अब हमें निकला है जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स। ठीक है, वॉवेल्स का कलेक्शन होता है। तो कितने टाइप के वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में, पांच तरह के होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरीके से, ए ई आई ओ एंड यू। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई ऐसा ऐसी कुछ चीज बताओ जिसको हम रिप्रेजेंट कर सके हो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स हो गए। तो ये क्या है, हमारे सारे एलिमेंट इसके अंदर नजर आ रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, सारे एलिमेंट नजर आ रहे हैं। तो हम इसको देख के बता सकते हैं ये कैसी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमारी क्या होती है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से, रोस्टर फॉर्म। अब दूसरा आता है कि सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, देखो इसको हम, जैसे मैंने यहां पे एक नेचुरल नंबर लिखा था, नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू 2n। ठीक है, तो यहां पे कर सकते हैं। तो इसमें कोई इश्यू होना नहीं चाहिए, क्योंकि x किसके बिलोंग कर रहा है, 2n के बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे हमें क्लियर हो गया कि ये नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला,
कि यहाँ पे हमें सारे एलिमेंट लिखेंगे या हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एन इज द नेचुरल नंबर। ओके, अगर जैसे मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे मैंने 8 तक नंबर बनाए हैं। तो सपोज करो तो हम कैसे लिखेंगे इसमें? यहाँ पे क्या किया है? एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जो और एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी? लेस देन एन। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? एक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज नेचुरल नंबर। यहाँ पे एक्स इज नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? दूसरा एक्स लेस देन इक्वल टू 8। तो यहाँ पे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं इसको? x belongs to n नेचुरल नंबर and such that x less than equal to 8। ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो यानी कि हमें यहाँ पे देखकर चलना है कि हमें किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे? हम स्टेटमेंट फॉर्म के लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे? स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो ये क्या होता है? हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। कैसे होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अब देखो, अगर मैं कहूं, अब जैसे कोई शब्द है जैसे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को सेट बिल्डर इस यहाँ पे तो हम लिख देंगे सारे एलिमेंट जितने प्रोबेबिलिटी में आ रहे हैं। तो लेकिन अगर मैं ना सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट लिखना चाहूं तो ठीक है, एक्स इज द लेटर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहां से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होंगे? सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे और यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा सारे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा, जिससे हम इजीली समझ सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये इसका सेट बिल्डर का है कि इसको मैंने किस तरीके से यहाँ पे लिखा है। ओके, तो वो उसका एग्जाम्पल नहीं था, ये स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पे तुमको एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू नेचुरल नंबर लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट, लेस देन इक्वल टू 8 है। एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड, कह सकते हैं वर्ड, वर्ड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा होगा जिससे हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ओके, तो ये चीज हम समझ में आई। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब आता है क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ सेट। यहां पे क्या है? टाइप्स ऑफ सेट। देखो, अब सेट होते हैं, सेट भी बहुत तरीके के हो सकते हैं जिसको हमें धीरे धीरे रिप्रेजेंट करना होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एम्प्टी सेट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा? इट हैज नो एलिमेंट्स एंड इट रिप्रेजेंटेड बाई 5। इसमें रिप्रेजेंट करेंगे किससे? हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, सॉरी, हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं। सेट बिल्डर में क्या होता है? स्टेटमेंट फॉर्म में होती है। कैसे फॉर्म में होती है? स्टेटमेंट फॉर्म में होती है। एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या है? -2। तो एक बात बता सकते हो मुझे, एक्स इज इक्वल टू -2 आ रहा है, तो क्या कोई रियल रूट्स आएगा? क्योंकि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो क्या कोई
आएगा रियल नंबर? नहीं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहां पे ये सारी चीजें क्या होंगी, 5 की हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो एक्स स्क्वायर बराबर -2 होता है, तो ये इमेजिनरी नंबर बनता है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 से। तो आई थिंक इसमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर कोई सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगलटन का मतलब क्या होता है, इसमें अंदर ए सेट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट। वन एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें नेचुरल नंबर, एंड एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इसको सॉल्व करके देखोगे तो इसका एक +3 और -3 रूट आएगा। तो इसका जो वैल्यू होगी, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेट कर रहे हैं, ए सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट, दैट इज, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, एक आएगा, क्योंकि एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो इसको सिंगलटन एलिमेंट कहते हैं, सिंगल सेट कहते हैं। ठीक है, थर्ड होता है फाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट सेट का मतलब बहुत अच्छा है। देखो फाइनाइट का मतलब, देखो नाम से पता चल रहा है, जिसके एलिमेंट को हम लिस्ट कर सकते हैं, जिसको हम एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे को सेट को क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं कहूं AEIOU, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट, इज कॉल्ड फाइनाइट, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो यहाँ पे चीजें समझ आनी चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, ये सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ये फाइनाइट सेट है, नाम रख के कि कौन सा सेट है, ऑब्जेक्टिव में जनरली पूछ लेते हैं। तो यहाँ तक चीजें समझ आनी चाहिए। हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब है अब चलते हैं इनफाइनाइट सेट पे। फाइनाइट के बाद इनफाइनाइट। खुद सोच के बताओ, एक बार वीडियो पॉज करके खुद सोचो कि इनफाइनाइट सेट कौन कौन से हो सकते हैं, जरा जल्दी सोच के बताओ। A set whose element cannot be listed, like जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर, वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहां से हमें समझ में आ जाता है कि क्या है। तो यहां से हम अब देखते हैं आगे कि यहां से समझ आता है कि फाइनाइट सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट जाते हैं, वी कैन नॉट काउंट देम। नेचुरल नंबर कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक, वी कैन नॉट काउंट देम। ओके, तो अब सब नेक्स्ट चलते हैं इक्विवेलेंट सेट। और दूसरा क्या होता है, क्या कहते हैं, इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट
of set B. It means NA is equal to N. ठीक है, इसमें कोई इश्यू होना नहीं चाहिए इक्विवेलेंट सेट में। अब आता है इक्वल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये तो ये कंडीशन ऊपर में थी लिखी थी, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ, सॉरी यहां पे क्या था, नंबर होना, एलिमेंट नंबर नहीं होगा यहां पे, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू द एलिमेंट सेट। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट, मतलब एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन एक जैसे है नहीं। इक्वल में क्या होता है, नंबर तो होने ही चाहिए, साथ में एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, हम इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए चीजें। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं कि सबसेट। ये चीज समझ में आई? देखो सबसेट में क्या होता है, देखो सबसेट का मतलब ये है कि देखो ए और बी दो सेट हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, क्या एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, देखो कोई भी चीज जैसे मैं कहूं ये एक बहुत बड़ा सी चीज है, इसके अंदर एक छोटा सा ये ए है, तो यानी कि ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब ये होता है कि ए इस पूरे बी के अंदर लाई कर रहा है। तो मैंने जो डेफिनेशन बोली थी वो समझ आना चाहिए। लेट ए एंड बी आर टू सेट, टू सेट्स। ठीक है, तो हम यहां पे क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, लाई, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ, या लाई कह सकते हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ बी। इतना समझ में आया? देन ए इज कॉल्ड एज अ सबसेट ऑफ बी। कॉल्ड एज ए इज सबसेट ऑफ बी। इतनी सारी कहानी समझ में आई, ए बी क्या होता है, ये सारी चीजें समझ में, क्योंकि जब तक इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें, अगर तुम्हें ये पता होगा डेफिनेशन क्या है, ये क्या, जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे ए 1,4, बी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये बी। कोई इसी में डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब एक बचता है पावर सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर सेट, जो सबसे जनरली पेपर में पूछा भी जाता है। अब देखो पावर सेट क्या होता है, देखो कोई एक ए सेट है, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल फैमिली ऑफ सेट्स ऑफ ए
मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि हम जितने भी सेट बना सकते हैं एक एलिमेंट का, उन सबका जो कलेक्शन है वो हमारा क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए हो जाता है। पावर सेट ऑफ ए हो जाता है, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट ए बी अ सेट, ठीक है, ए हमारा कोई क्या है, सेट है, तो ये क्या होगा, देन कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, collection of all subset of A is called the power set. पावर सेट ऑफ ए। अब देखो इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। सपोज करो मुझे ए की दे रखे हैं, हमें 1 और 2 दे रखा है, ओके, इसके एलिमेंट से कितने सेट बन सकते हैं, तो जब मैं पावर ऑफ सेट बोलूंगा 5, 1 2 1 2, तो हमारे कितने, एक तो 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, 5 तो पावर सेट का एक एलिमेंट फिक्स है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो ये जो पूरा जो कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा पावर सेट होगा। अब यहाँ पर डेफिनेशन, एल लेट ए बी ए सेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। ऑल सबसेट ऑफ ए मतलब ये क्या है, इसके सबसेट ही तो है ये A1। सबसेट मैंने क्या बताया था, जो एलिमेंट उसके एलिमेंट में लाई करना चाहिए, मतलब अगर 1 लाई करता है ए में, ठीक है, 2 भी लाई करता है ए में, 1,2 भी लाई करता है ए में, ये तीनों की तीनों लाई करते हैं, तो इसलिए ऑल सबसेट हो गए। तो ये क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट, कलेक्शन है ये। तो कभी कभी हमारे क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है कि पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, 2 की पावर एन, क्या होता है 2 की पावर एन, एन क्या होता है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कौन से होते हैं, ये वाले, ये, तो यहां पे 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहां तक कहानी समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बताया, सारी डेफिनेशन बताई है, इक्वल सेट कौन सा होता है, सबसेट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट कौन सा होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, ये सारी चीजें अगर हमें पता होंगी तो हम क्वेश्चन बहुत इजीली से कर लेंगे। ओके, अब आता है कि इंटरवल्स। देखो इंटरवल्स क्या होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी मैथमेटिक्स। वैसा तुमने कभी पढ़े, 10th तक शायद नहीं पढ़े होंगे, अब तक जो पूरी लाइफ में जितने भी, जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक इंटरवल काम आता ही रहेगा, ठीक है। तो इस इंटरवल का मतलब समझते हैं। सबसे पहले इंटरवल होता है क्लोज्ड इंटरवल। देखो ये हमारी 11th की स्टार्टिंग है, 11th की स्टार्टिंग में तो बहुत सारे नए टर्म्स तुम्हारे साथ जुड़ेंगे जो तुम्हें 11th की मैथमेटिक्स में तुम्हें बिल्ड करेंगे, तो वो सारे हमें टर्म अभी स्टार्टिंग में सीखने हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ हम सारी चीजें सुनते जाएंगे। देखो ये होता है ए और बी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट करता है क्लोज इंटरवल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोज इंटरवल को। अगर सपोज करो मैं ये लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू में ए भी इंक्लूड हो सकता है और बी भी इंक्लूड होगा। क्या होगा, ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा। तो सपोज करो मेरा ये ए है और ये मेरा बी है, तो ये सारी की सारी वैल्यू इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो यहां पे मैं एक तरीके से नोट कर देता हूं, ये सारी की सारी वैल्यू इंक्लूड हो जाएंगी, इंक्लूड ए एंड बी। सोचो, ठीक है। दूसरा क्लोज्ड ओपन इंटरवल,
इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू, ये तो क्लोज है लेकिन ये ओपन है। तो जो क्या कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट था, और ये कैसा होता है, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, वो किस में होता है, रिप्रेजेंट करता है ओपन इंटरवल का। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओपन इंटरवल का। किसको रिप्रेजेंट करता है, ओपन इंटरवल का। तो इसमें क्या होगा, a की वैल्यू तो इंक्लूड होगी लेकिन b की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। सपोज करो मैं यहां पे एलिमेंट बनाता हूं, ये a, ये b बनाता हूं, तो ये b की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, मतलब यहां पे ये कैसे, तो b की वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तीसरा, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। अब तो ये चीज तो तुम्हें समझ आएगी होगी। ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें क्या होता है, a की वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहां पे हम कह सकते हैं ये a b, तो इसमें a की वैल्यू इंक्लूड नहीं है, तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ये ठीक है, a और b। तो यहां पे किसी चीज समझ आए, फिर हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल के बाद आता है ओपन ओपन। ओपन इंटरवल यहां पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जैसे ये है, इसमें ये a है और ये b है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे। तो कैसे हम बनाएंगे इसको, और ये यहां से लेके यहां तक की पूरी वैल्यूज होंगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू a कॉमा b, और यहां से a और b, इसके बीच की वैल्यू सारी इंक्लूड होंगी लेकिन एक्सेप्ट a और b, ये ओपन इंटरवल। ओके, तो अब इतना चीज समझ आ जानी चाहिए, ये इंटरवल हमें ध्यान रहेगा। ओके, अब हम वेन डायग्राम देखते हैं कि वेन डायग्राम कैसे होता है। ये चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल है और मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं है, बस थ्योरी है, पढ़ते जाओ समझते जाओ। देखो, अब हम इसके बाद करते हैं वेन डायग्राम। देखो, वेन डायग्राम का क्या मतलब होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले क्या आता है कि वेन डायग्राम देखेंगे कौन कौन से होते हैं, यूनियन ऑफ सेट। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ए यूनियन बी, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट। जैसे ये ए है और ये बी है, ये ए और बी, इसमें मतलब ये है कि ये क्या पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो हम इसके सारे एलिमेंट इसमें इंक्लूड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनियन ऑफ सेट हो जाएगा। अब दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ ए बी। सेक्शन ऑफ सेट्स, इसमें क्या होगा, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, इसमें हम बनाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं। ये ए है, ये बी है, ये यूनियन है, तो यहां पे इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो यूनियन का मतलब होता है सारे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सब। ठीक है, अब क्या होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है,
इसमें क्या होता है, दोनों एलिमेंट बिल्कुल ही अलग होते हैं, ये ए है, ये बी, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है, तो इसको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। कैसे सेट कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसमें हमारा कोई भी सेट क्या होता है, कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसके आगे चलते हैं कि क्या होता है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले आप चलेंगे डिस्टेंट के बाद क्या होता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब कि देखो, एक है ए में से बी हटा दिया, ए में से बी हटा दिया, मतलब क्या है इसमें, तो हमारा जो ए होगा, ए में से ये हमारा ए है और ये बी है, तो बी का जितना भी पोर्शन होगा वो सारा हटा देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, समझ आया ना, इसमें से बी का पोर्शन सारा का सारा क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, तो इसमें क्या होगा, तो ये हमारा पोर्शन बचेगा, ये चीज। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब आता है सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। डिफरेंस बिटवीन टू सेट, इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये इसका सिंबल होता है ए, ये चीज, इसमें क्या होगा कि यहां पर ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, देखो जैसे मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारा जो होगा कॉमन पोर्शन वो क्या हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो इसमें क्या होगा, कॉमन पोर्शन क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये बीच वाला पोर्शन हटा दिया जाएगा, तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। तो इसका सिंबल कुछ इस ट्रायंगल की तरह से होता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ, ठीक है, तो सपोज करो इसको ए डैश की तरह प्रिंट करते हैं, ये हमारा ए है सेट, तो और ये हमारा क्या है, पूरा यूनियन है, तो हम यहां पे देखेंगे ये पूरे के पूरे एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, इसमें से हटा दिए जाते हैं, यूनियन में से ए के एलिमेंट सारे सारे क्या करते हैं, हटा दिए जाते हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, ये पोर्शन हटा दिया जाएगा, तो यूनियन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो जाएंगे। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैंने यूनियन लिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और ए है मेरा 2 और 3, तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 4 5 6 एंड 7, 1 4 5 6 7, तो 2 3 क्या हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं ये चीज समझ आ गई, तो कॉमन होगा वो हमारा क्या कर देंगे, इसमें से हटा देंगे। कैसे हटा देंगे देख लेते हैं, एक मैं एग्जांपल जैसे मैं ले सकता हूं इसमें से, जैसे a इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और बी है मेरा 2 4 6 6 8 10 एंड 12, ये है। तो ये निकालना है, तो ये कॉमन है, वो सारे एलिमेंट उठ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 एंड 12, क्योंकि ऊपर वाले 12 नहीं, नीचे वाले 12 है। तो ये क्या हो जाएगा, सारे के सारे कितने कॉलम, सॉरी जितने भी क्या कहते हैं, सॉरी ये क्या लिखा मैंने, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें से जितने भी कॉमन होंगे वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो कॉमन एलिमेंट कितना है, 2 2 हटा दिया गया, 4 4 हटा दिया गया, 6 6 हटा दिया गया, 8 8 हटा दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों के एलिमेंट हो जाएंगे ए और बी के कॉमन। ओके, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें इतने यहां तक हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे लॉ ऑफ अलजेब्रा, और है ना एक फॉर्मूले हैं जो हम सेट के करेंगे। पहले इतना हम एक बार रिवाइज करेंगे सारी चीजें, तो हमारे दिमाग ये पूरा थ्योरेटिकल था, इसलिए मैंने सारा एक साथ बताने की कोशिश करी है। तो इसलिए इन चीजों को पढ़ लेना, बहुत इतना ही काफी है, ये जितना पढ़ाया है उतना ही काफी है। ये समझ आ गया, समझ लो सारी चीज समझ आ गई। बाकी सब जैसे फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट तो तुम्हें देखते बदल जाएगा, जिसकी क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।